बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह अच्छी होगी। आज मेरा मूड अच्छा है ये ख़बर पढ़ के कि जो हमारे जेवलिन थ्रो के हीरो हैं अरशद नदीम, वो पेरिस ओलंपिक्स में फ़ाइनल में पहुंच गए हैं जनाब। कल ये पाकिस्तानियों के लिए जो खुशी थी ये हमें मिली, और जब ये खुशी मिली तो सबकी एक्साइटमेंट और सबकी उम्मीदें अरशद नदीम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पेरिस ओलंपिक्स में जी मेंस जेवलिन थ्रो मुकाबले के लिए पाकिस्तान के जो ओलंपियन अरशद नदीम हैं उन्होंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि मेंस जेवलिन थ्रो के मुकाबले में दिफाई चैम्पियन जो है भारत के नीरज चोपड़ा, उन्होंने पहली थ्रो 89.34 मीटर की और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जबकि पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है इन्होंने पहली थ्रो 86.59 मीटर्स की और तीसरे नंबर पर है। वाज़ेह है कि जी पाकिस्तान ने 1992 के ओलंपिक्स के बाद अब तक कोई भी तमगा नहीं जीता, लेकिन पाकिस्तान की जो एथलीट है अरशद नदीम, इन्होंने जी पाकिस्तान के लिए मेडल लाने की जो उम्मीदें हैं उनको दोबारा से ताज़ा किया है। सब पाकिस्तानी अरशद नदीम से उम्मीदें लगाए हुए हैं कि जी वो 32 साल बाद पाकिस्तान को कोई जो कह लेना मेडल दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, और हम सब पाकिस्तानी दुआ भी कर रहे हैं कि जहां उन्होंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है वो पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लेकर आएँ। दो कि हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन कम रिप्रेजेंटेशन है, बट अगर हम ये मेडल जीतते हैं तो ये बहुत सेलिब्रेशन का मौका होगा एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए। सो वी विश अरशद नदीम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, इसी दुआ के साथ कि वो मेडल जीत के आए। आगे बढ़ते हैं जी, और अब दुआओं पे ही चलते हैं क्योंकि दुआओं से इस मुल्क का काम चल रहा है, सियासत का तो कोई हाल नहीं है। तेज़ी से जो बदलती है जी मुल्क की सियासत। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया है। बिल के मुताबिक जी मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर किया जाएगा। पेशगी फेहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी, और कोई आज़ाद रुकन एक बार कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये अमल नाकाबिले वापसी होगा। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है, मगर आइन की जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की है वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती। तीसरी जानिब IPP से मुआहिदों, महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबका, इजाफी टैक्स, इसके खिलाफ जमात इस्लामी का जो धरना है वो 13वें रोज़ भी जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद काफिले इस धरने का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर भी 5 रोज से धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। 8 अगस्त को धरना मार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का भी ऐलान करेंगे। सारी सूरत हाल पे मुल्क की सियासत किस तरफ जारी है, ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है इसकी मंजूरी से सियासत पे क्या असरात होंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम के हवाले से आपका कमेंट चाहूँगी। ज़ाहिर है आप भी चूँकि एक स्पोर्ट्समैन हैं, आपको अंदाज़ा है कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है ओलंपिक्स में कम थी, लेकिन अरशद नदीम की जो ये फाइनल में क्वालिफाई करना है और उनका मेडल लेकर आने के हवाले से जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है ये। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, और जो सबसे बड़ी अच्छी खबर है वो उसकी फैमिली के लिए। यस, हुकूमत ने क्या सपोर्ट किया मुझे बता दो। अपनी मेहनत से ये लड़का निकला है, जिस तरह हमारा वो रेसलर भी निकला था और बाकी निकलते हैं। हम जब ये जीत जाते हैं तो हम इनको हीरो मान जाते हैं, और जब ये जा रहे होते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उस वक्त हम इनको कोई सपोर्ट नहीं करती। ये हर जगह हमने एक कर देखा, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में स्क्वॉश, हॉकी बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क हो गया। तो ये अच्छी बात है, आपने अच्छी खबर भी दी है, अफसोसनाक भी है। तो देखो आपके पास इतना टैलेंट पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, खुदारा इनकी आप मदद करो, इनको हेल्प करो। तो जब आप इनको हेल्प करोगे हमारे बहुत नाम निकलेंगे, बहुत बड़े बड़े, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन करें तो करे कौन।
और बोला यही मैं कहूँगा। करे तो करे कौन, यही तो बात है। लेकिन जो करने वाले हैं वो अपनी ही कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। मीर साहब, जिस तरह से अभी हमने ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी है जिस पे पीटीआई ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, ये जो मामला है क्या लगता है पीटीआई के हक में, या ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ये इतना ज़्यादा ड्रैग हो गया है सारी सूरत हाल? ये एक बड़ा डिसग्रेसफुल मैं समझता हूँ एक्ट है, क्योंकि आपने वेदर इट इज पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आप इस तरह की हरकतें नहीं करते और इक़दामात नहीं लेते कि अगली पार्टी तकड़ी ना हो जाए। आपने जमहूरियत को तकड़ा करना है, पार्टीज को और इंसिडेंटल जो चीज़ें आती हैं इनको आपने तकड़ा नहीं करना। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग, तो ये मैं समझता हूँ कि इट इज़ नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो हम बात करते हैं। तो जिन लोगों को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तो वो यही चीज़ें करें और करते रहेंगे। और याद रखें, आपने जमात इस्लामी की भी बात की, बाकियों की भी, ये एक बबल बन रहा है। मैं तो यही कहूँगा खुदा की कसम कि प्लीज़ इस बबल को फटने मत दो, इसको रिजॉल्व कर लो। ये एक दफ़ा फट गया तो उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आपने देख लिया कि एक ज़माने के अंदर जब ये पीपल्स पार्टी आई थी, इन्होंने ऐसा आप कह लो कि इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। ये रेड शर्ट्स पहन के दफ्तरों के अंदर आ गए हुए थे, एंड ये दोबारा अगर इस तरह हो गया तो आप क्या करोगे? इनको गोली मारोगे? कितने मार दोगे? और यही चीज़ है, इसको हमने अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक एनर्की की तरफ अगर चले गए तो I think it will be a point of no return. We have to think in the larger interest of Pakistan. Pakistan first. तो पाकिस्तान फर्स्ट के अंदर हम एक दूसरे से बैठ के बात करें, ये ना करें कि असेंबली के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो पहले वो पीपल ये आई है पीटीआई, इसने ऐसे बिल बना लिए, नून आई उसने बना लिए, पीपल्स पार्टी आई उसने बना लिए। भाई बिल्स मिल के बनाओ। आप सब जितने भी पार्टीज हो, आप आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तो अगर आपने अवाम फ्रेंडली नहीं कोई काम किया तो फिर इस पार्टी का फायदा क्या है? लोगों को सबको पता है सच क्या हो रहा है, झूठ क्या हो रहा है। यू आर सो राइट मीर साहब, आपने अभी बात की कि ये सब, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये क्या इनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती कि जो एक्ट या बिल अभी मंजूर करते हैं उसके बाद फिर इसमें जो चेंजेस आते हैं, फिर इनकी जब हुकूमत आए या ये ऑपोजिशन में हो तो इन पे भी उसी तरह से ये चीज़ें लागू होती हैं और फिर वो नई तरमीम का मामला शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब आपने अवाम का जिक्र किया, लेकिन अभी इस अवाम के लिए तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि इन सियासी जमातों के इन तमाम तर एक्टिविटीज़ में कोई अवामी इंटरेस्ट भी है। ये तो सिर्फ अब अपने जो कह लें ना मामलात को सीधा करने में लगे हुए। अवाम तो इस वक्त वही महंगाई है, वही बिजली के बिल है, वही मसाइल हैं जिसमें उलझी हुई है। बिल्कुल सही है। और देखें, ये जो बिल्स आज पास कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, ये याद रखें अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगियां दे, लेकिन ये तो सब एक्सपायरी लाइन पे हैं। दे आर ऑन द वे आउट ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं आउट ऑफ लाइफ। क्या लेगेसी आप यही छोड़ के जाओगे इस दुनिया के अंदर कि ये हमने किया था, ये किया था? और जो फ्यूचर जनरेशंस की आप बात कर रहे हैं, उनके हाथ में आप क्या दे के जा रहे हो? उनके हाथ में आप डिसिडेंसी दे के जा रहे हो, उनके हाथ में एक पॉलिटिकल रिबेलियन दे के जा रहे हो आप। तो क्या हमने न्यू जनरेशन को इसी तरह आगे लेके जाना है ताकि वो ये जो पुराने हैं इनके काम वो आगे लेके चले? भाई आप इनके लिए एक रोशनी का एक मैदान छोड़ के जाओ, ताकि जितने भी नए पॉलिटिशियंस हैं हर पार्टी के, वो एक ऐसे एक इक़दामात या रेजोल्यूशंस लेके आए कि जिसमें हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। यहाँ तो आप मैं अभी बात भी कर रहा था कि एक वो क्या है, एक रेस्टोरेंट है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल साइट, सीनिक साइट, वो क्या है मोंटेना, उसको पकड़ के बंद कर दिया। 1 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन। क्यों जी? किसी का इंटरेस्ट था इसके अंदर, मुझे बता दो। और ये इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह 4 या 5 दिनों के अंदर। ये इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि कौन इसका पीछे है, कौन इसका इंटरेस्ट कर रहा है इनको, इसके लिए। तो मुझे बताओ, ये जो आपके पास जॉब्स की वैसी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप इनको निकाल दोगे, क्या करोगे? इनको निकाल के वहां क्या फिर खंडरात कर दोगे? यार कुछ तो सोचा करो, कुछ तो सोचा करो। ये जाहिल लोग कहाँ से आ गए हमारे ऊपर?
ये कहाँ से आ गए? ये कैसे डिसीजंस हम देख रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये अच्छे डिसीजंस तो नहीं है जो बनाए जा रहे हैं। ये जो अभी मीर साहब, मैं चूँकि जमात इस्लामी के एहतजाज के हवाले से, धरने के हवाले से आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगी। उनका मुतालबात तो हम सबको है, साथ तहरीरी तौर पर उन्होंने जो मुतालबा दिए हैं और सारे अवामी मसाइल हैं जिनको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका स्टांस इस वक्त खासा स्ट्रिक्ट भी है इन चीज़ों को लेके। दो के नेगोशिएशंस हो रही हैं हुकूमत के साथ। उनके मुताबिक जी अगर मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो फिर ये मार्च में तब्दील हो जाएगा और 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर जो शटर डाउन हड़ताल है वो होगी। आपको लगता है कि इस धरने, एहतजाज या मार्च का इन सारे मामलात पे कोई असर होगा, इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होगा जी, पॉलिटिकली होगा। देखें ना, अब आपने पीडीएम बनाई थी, आपने पीएमएलएन को एक मुर्गा बना दिया, उसको ज़बा कर दिया। अब पीएमएलएन की जो क्रेडिबिलिटी है, इट्स ऑन द लाइन। हालांकि कसूर इनका नहीं है, ये कसूर पिछली कई गवर्नमेंट्स का, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका होता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया वर्ल्ड इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, आप कह लो कि एक डाउनफॉल आया, ये पीएमएलएन ऊपर आ गया, ये बाकी क्यों नहीं आए? इसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ा जबरदस्त एक रोल प्ले किया। हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं है। क्यों? उनको पता है wrath of the people will come out sooner or later. So उन्होंने एक अच्छा एक अपना पॉलिटिकल एक डोमेन के, यही अगर ये सारे बैठ के कर जाते रादर देन के इमरान को निकालो, वही इमरान निकल गया तो क्या फर्क पड़ गया? पाकिस्तान बेहतर हो गया? मुझे बता दें आप। लेकिन वो सियासत का महवर तो अभी भी जो है वही है शख्सियत। एक हमारी तमाम तर हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, किसी की भी देख लें, बात सिर्फ एक ही शख्स के बारे में हो रही है और अवामी मसाइल तो बिल्कुल कहीं दूर खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो ना जी, ये इमरान को ये कोई जादूगर तो है कोई नहीं, ये आया है, बल्कि जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं उनको जबरदस्ती से जाके इससे बैठ के से बात करो। भाई आपके पास मेजॉरिटी है, सपोर्ट आपको लोग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज ठीक नहीं कर रहे, ये चीज ठीक नहीं कर रहे, ये आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो लेट्स ऑल सिट डाउन एंड डू इट। आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी होती, आप भी अच्छा काम करते। तो ये जो ईगोज है ना हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, हाँ, इसको साइड पे रख के बातचीत करनी होगी, तभी मसाइल का हल होगा। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया। पीजे मीर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आप कुछ इंटरनेशनल ख़बरों के हवाले से भी बात करेंगे, तो सबसे पहले बांग्लादेश का जिक्र करेंगे, जहां पर जो तब्दीलियां हो रही हैं इस पर भारतीय मीडिया जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। एक तरफ तो भारतीय मीडिया के मुताबिक जी कोटा सिस्टम और इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ शुरू होने वाली जो तलबा तहरीक है, इसके नतीजे में हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो मुस्ताफ़ी होकर भारत रवाना हुई। हसीना वाजिद को जी बरतानिया ने सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया और अमेरिका ने भी शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है। ताहम इस हवाले से अमेरिका की जानिब से कोई तबसरा या कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। जबकि दूसरी तरफ भारतीय मीडिया के हवाले से बात करें तो बांग्लादेशी हुकूमत के खात्मे का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान का इस मामले में घसीटना, इसमें शामिल करने के भारतीय प्रोपेगेंडा के हवाले से हम बात करेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है। इसके साथ साथ जी बांग्लादेश की जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। तो बांग्लादेशी जो सदर हैं उन्होंने तलबा तहरीक के मुतालबे पर पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है, जबकि बांग्लादेश की जो फ़ौज है उसमें भी आला ओहदों पर जो बड़े पैमाने पर रद्दोबदल भी किया गया है। मज़ीद ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या मामला होगा, इसी पर हम तज्जिया भी ले लेंगे। हमारे साथ नाइला चौहान साहिबा मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं और इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये जो अभी मामला हुआ है बांग्लादेश में, जिसमें तलबा तहरीक के नतीजे में एक बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ और हसीना वाजिद का इस तरह से चले जाना, मुस्ताफ़ी हो जाना और फिर भारत में पनाह लेना और भारतीय प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत उस सारे सिनेरियो को बहुत वर्स्ट या उसमें कयास क्रिएट कर रही हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि भारत के लिए वो हमेशा डबल गेम खेलते रहे हैं और यहाँ भी उन्होंने यही किया है। आप देखिए कि जब 71 वॉर हुई थी तो उसमें भी भारत की फ़ौजों के साथ आपकी जंग हुई थी।
श्रीलंका में भी उन्होंने इसी तरह किया था, मालदीव्स में भी उन्होंने इसी तरह किया था। सारे रीजन में भारत का एक हमेशा से एक मनफी, एक नेगेटिव रोल रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने पहले तो शेख हसीना को इस्तेमाल किया। अब जब वो परेशानी में जो उनकी हालात थे, किसकी पनाह लेते? उन्हीं की पनाह लेते ना जो उनकी पुष्टपनाही करते रहे थे। तो उससे भारत एक्सपोज हुआ कि इन्हीं के एजेंडा को फॉलो किया जा रहा था। अब शेख हसीना का वहाँ जाना भारत के लिए परेशान कौन? एक तो ये कि वो एक्सपोज हो गए, और दूसरा ये कि अब उन्हें ये खौफ है कि जो भी हुकूमत होगी वो आज़ाद होगी, उस पे भारत का वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कोई भी खित्ते का आज़ाद मुल्क भारत को कबूल नहीं है। सो उनके ऊपर वो तोहमतें लगाने की करेंगे, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि उनका मीडिया जो है वो इम्प्लिकेट कर रहे हैं दो पाकिस्तान का, इसमें कोई रोल था? पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं था। ये भारत की ही जो कीवी हैं उनके सामने आई है, और हम दुआ गो हैं कि बांग्लादेश में इस्तेकाम आए और उनके लोगों को उनकी एस्पिरेशंस मिले। हम एज अ ब्रदरली कंट्री, एज मेंबर्स ऑफ OIC, एज मेंबर्स ऑफ SAARC, वी हैव ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। बट ये नेफेरियस डिज़ाइंस ऑफ भारत जो हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर देम। एग्जैक्टली। और आपने अभी ख़ुद बात की, जो उनका मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है चीज़ें, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ जो अब एक्सपोज हुए हैं दो के हर मामले में, जिसमें आपने मालदीव्स का जिक्र किया, श्रीलंका का जिक्र किया, इंडिया ने जब भी इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा किया है या सियासी पुष्पनाही की है, वो एक्सपोज हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज होने के बावजूद चीज़ें कंट्रोल में उनकी रहती हैं एक हद तक, और उसके बाद फिर जब रिटेलिएशन आती है आगे से, तो फर्दर वो उसको कवर अप करने के लिए मलबा दूसरे ममालिक पर डालती है। और इसकी एग्जांपल ये है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चूँकि आपने सर्व किया है, इस प्रोपेगेंडा का डू यू थिंक कि असर आता है या कोई इस तरह का प्रेशर बिल्ड होता है? देखिए, इट डिपेंड्स कि हु दे आर टारगेटिंग। ओके। एज फार एज द प्रोपेगेंडा इज़ कंसर्न, आप माशाल्लाह जर्नलिज्म में आपकी स्पेशलाइजेशन है। ये जो होती हैं स्ट्रैटेजीज़, प्रोपेगेंडा इज़ बेसिकली आई वॉश टू द वर्ल्ड फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव। आप कर रहे कुछ होते हैं और आप दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर प्रोपेगेंडा। और यहाँ भारत भी यही कर रहा है। उनके मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, आप उसकी स्पीच देखें तो उसमें भी उन्होंने एक दोगली सी स्पीच दी है। सो एक तरफ तो परेशान हो गए कि ये कैसे यहाँ पहुँच गई, और कह रहे हैं कि जी वो बड़े शॉर्ट नोटिस पे वहाँ पहुँची हैं। लेकिन शॉर्ट नोटिस तो नहीं है, ये तो कितने 15 साल से उनके लिए ही कर रही थी काम जा रहा था। बिल्कुल। तो इतना शॉर्ट नोटिस नहीं था। ये शॉर्ट नोटिस जो है, आप उस तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक मुल्क जिसमें आप अपना सियासी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे थे, और वहाँ पे जब इस तरह के मामलात हुए तो वो आई आपके मुल्क के अंदर, आपने उनको पनाह दी। मतलब इतनी बड़ी डेजिग्नेशन का एक बंदा आ रहा है एंड यू डोंट इवन नो कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गया। हाउ इज इट दैट पॉसिबल? हाँ जी, तो वो बेसिकली आई वॉश कर रहे हैं ना कि नहीं हमें नहीं पता था, पता नहीं है कैसे हो गया। इन्हें अच्छी तरह पता था कैसे हो गया। एंड आई एम श्योर कि बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सी डायलॉग हुई होगी जिसके बेसिस पे वो वहाँ पे आई हैं। सो इससे बहुत सी जो ढकी छुपी बातें थी वो वाजे हो गई, जिस पे कयास आराइयाँ तो पहले हो रही थी, लेकिन अब दलाइल भी हो गए कि वाकई भारत का एक नेगेटिव रोल रहा है फॉर ऑल द कंट्रीज़ इन द रीजन। आप देखिए अफ़गानिस्तान में उनका क्या रोल रहा है, जस्ट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एंड ऑल्सो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के भले में भी नहीं है कि उधर से नेफेरियस एक्टिविटीज़ क्रॉस बॉर्डर हों, और उसमें इंडियन रोल क्या रहा है। बहुत सी दलाइल हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। और इसी तरह कोई भी आप रीजनल कंट्री को देख लें, सार्क मेंबर्स में देख लें, कहाँ है जहाँ भारत ने एक नेगेटिव रोल नहीं किया।
और इधर तो आप देखिए कि इन्होंने हद पार कर दी। इसलिए लोग वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद कि दे टुक टू द स्ट्रीट्स इवेंचुअली बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी फ्यूचर विद दिस काइंड ऑफ सप्रेशन जो कि भारतीय सपोर्ट से हो रही है। यू आर सो राइट। अच्छा, अब बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से बात करें, ज़ाहिर है वहाँ पे जो तहरीक आई और जो जिस तरह से तलबा ने सारे मामले को आगे किया और फिर एक प्रेशर बिल्ड हुआ, अब वहाँ पर आर्मी की बात की जाए बांग्लादेशी, वहाँ पे भी रद्दोबदल हो रही है, ओवरऑल सिस्टम चेंज हो रहा है जो कि एक डिक्टेटरशिप थी वहाँ पे हसीना वाजिद की, उसको ख़त्म करके अब वो आज़ादी की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी या मज़ीद कुछ हमें कैओस देखने को मिलेगा? देखिए, मैं उम्मीदवार हूँ कि बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन भारत चैन से बैठने वाला है नहीं और बहुत लार्ज एक हिंदू कम्युनिटी भी वहाँ पे है जिसका वो इस्तेमाल जब ये पाकिस्तान का हिस्सा थे उस वक्त भी कर रहे थे। भारत उनका इस्तेमाल कर रहा था, अभी भी कर रहा है। सो वो चाहेंगे कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहे ताकि उनकी जो वहाँ पे इजारादारी है वो ख़त्म ना हो। सो भारत से मुझे कोई नेक उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बांग्लादेशीज़ हैं, जो अवाम है बांग्लादेश की, वो इतने ज़हीन और इतने कवि हैं कि वो अपने मुल्क को संभाल लेंगे। जो भी वहाँ हुकूमत आएगी, क्योंकि अभी तो सुन रहे हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, बिल्कुल, और वो अगर टेक्नोक्रेट्स की है तो आई एम श्योर कि वो उसको बड़ा एहतियात से टुवर्ड्स डेमोक्रेसी लेके जाएंगे। इन द एंड में ओवरऑल जिस तरह से आपने ख़ुद भी बात की कि आप होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, बट जिस तरह से हसीना वाजिद का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उनको बरतानिया ने भी सालम देने से इनकार किया है, यूएस ने भी अभी कोई हवाले से वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दी है। आप ज़ाहिर है जब आपने कहा है कि इंडिया के अंदर वो गई हैं तो इससे इंडियन जो उनका प्रोपेगेंडा था या जो चीज़ें थी वो एक्सपोज हुई हैं पूरी दुनिया के सामने। क्या फ्यूचर है इस तरह के मामलात को लेके? फ्यूचर किसका? हसीना वाजिद। हसीना वाजिद, शेख हसीना का फ्यूचर मुझे कुछ ज़्यादा रोशन नहीं दिखता, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बट रीजन के साथ भी कोई उनकी ऐसी पॉजिटिव अप्रोच नहीं थी। और इसलिए आप देखिए कि अब ऑब्वियस जो उनके रिफ्यूज एरियाज़ थे या तो इंडिया था या यूके था, यूके से भी उन्हें कोई ज़्यादा मुस्बत जवाब नहीं आए, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ी एक बांग्लादेशी कम्युनिटी है जिसने नहीं चाहा होगा कि ये यहाँ पे रिफ्यूज लें। इस तरह के जो डिक्टेटर्स होते उनका अंजाम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आप शाह ईरान को देख लें कि जब वो एग्ज़ाइल हुए तो दुनिया का कोई मुल्क उन्हें लेने को तैयार नहीं था। सो दीज आर अनफॉर्चुनेट एंडिंग्स ऑफ पीपल हु जब वो ताकत में होते हैं तो वो समझते हैं कि बस ऊपर खुदा है, मैं नीचे में, तो अल्लाह ताला बता देते कि उसकी ज़ात ऊपर है। बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाइला चौहान फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थी जी। बांग्लादेश में जो भी सियासी सूरत हाल उनकी हुई है उसके हवाले से अपना कमेंट दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आपको कल हमने इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें भिखारियों को लेकर हमने डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी में 3 करोड़ 80 लाख के करीब भिखारी हैं जो मुख्तलिफ जगह पे हमें नज़र आते हैं। अब लाखों से निकल के करोड़ों में जो तादाद पहुंची है, कुछ लोग तो वाकई अपने हालात की वजह से मजबूर होते हैं भीख मांगने ऊपर, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पेशा बना लिया है और वो पेशे की वजह से जो असल हकदार है उसको भी उसका हक नहीं मिल पाता है। सो हमने ये सीरीज
सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने कल इस्लामाबाद के हवाले से आपको बताया था। आज हम आपको लाहौर में बताएंगे कि जो भिखारी हैं उनकी हरकत सकनात क्या हैं, किस तरह से वो इसको, कुछ लोग जो ज़रूरत के तहत मांग रहे हैं, कुछ लोग इसको कारोबार के तौर पर लेके चल रहे हैं। सो हाफिज़ उस्मान ने हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट ने इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट बताई है, आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। एक तरफ शहर लाहौर में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हुए सफ़ेद पोशी में कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो अपनी इज़्ज़त नफ्स को अपनी हथेली पर रख कर मांगने को जुर्म समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी तरह के इसी पेशे से मुंसलिक लोग जो गदागरी करते हुए आपको दिखाई देंगे और अपने बीवी बच्चों समेत इस पेशे से मुंसलिक हैं, जो आवाम की जेबों से लाखों रुपया निकलवाते हैं। इनकी कारीगरी क्या है, ये कैसे आवाम की जेबों से लाखों रुपया निकलवाते हैं, किस ट्रिक से निकलवाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी तो अरमला, आपको मैं बता रहा हूँ कि इनका ट्रिक क्या है और ये कैसे गदागरी करते हैं, इन्होंने ये पेशा कैसे इख्तियार किया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे एक जानिब, अगर मेरा कैमरामैन इमरान सिद्दीकी आपको दिखा सके, तो ये बूढ़ी अम्मा हैं, ये खड़े हाथ में स्टिक पकड़ के जो है वो गदागरी कर रही हैं। आती हुई जो एक अहम इशारा है लाहौर की, उसके इशारे पे खड़े हो के जो है वो गदागरी करते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। मेरे पीछे अगर मेरे अकब में आपको दिखाए तो कुछ ऐसे गदागर हैं जो अपना हुलिया बदल के जो है वो गदागरी के शोबे से मुंसलिक हैं, गदागरी का पेशा इख्तियार किए हुए हैं। तो ख्वाजा सराब बन के, लेकिन हैं मर्द ही, लेकिन ख्वाजा सराब बन के इस पेशे से मुंसलिक होकर आवाम की जेबों से, ट्रिक से आवाम को कहानियाँ सुनाकर जो है वो उनकी जेबों से पैसे निकालते हैं। ट्रिक जब हमने इनका देखा तो ये जो हैं पहले हाथ फैलाकर मांगते थे, गाड़ियों का शीशा नोक करके मांगते थे, लेकिन अब इन्होंने जो है वो अपना जो ट्रिक है वो चेंज किया है। अब ये हाथ में एक वाइपर पकड़ते हैं और गाड़ी की जो स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन है, उसको साफ़ करने के बहाने से गाड़ी का शीशा नॉक किया जाता है और उनसे जो है वो पैसों का मुतालबा किया जाता है। और दूसरा ट्रिक जो इनका मैंने देखा, किसी ने हाथ में पेन जो होते हैं उनका बॉक्स पकड़ के जो है वो शहरियों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। तो दूसरी जानिब जो देखे गदागर हैं वो अपने हाथ में गाड़ी साफ़ करने वाला रुमाल पकड़ के जो है वो गदागरी करते दिखाई दिए। तो इस तरह के ट्रिक्स के साथ जो है वो ये गदागरी करके लाखों रुपया कमाते हैं और इस गदागरी के पेशे में इनके साथ इनके बच्चे, इनकी बीवियां और ख़वातीन भी इनके साथ मुलविस होती हैं। जी तो अरमला, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पेशावर गदागर हैं चौकों में, चौराहों पर, इशारों पर आपको मांगते हुए दिखाई देते हैं। एक बुज़ुर्ग खतून है जो एक लाहौर की एक अहम इशारा का जो इशारा है उस पर मांग रही हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, ये आप क्यों इधर इशारे पे मांग रही हैं, क्यों गदागरी कर रही हैं? बेटा मैं तो आई होना, मैं बच्चियां यतीम ने, मैं अखा तो मजदूर हाँ, मैं केड़ी गदागारी कर रही हूँ। नहीं, आपने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है तो आप मैनू पुत्र 10 रुपये रक्शे वाले ने दिते ने, कोई मैं अल्लाह माफ़ी देवे, मैं केड़ी मांगनी है। मैं आपकी हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें आप मांगती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप क्यों मंगया जाता? मैनू ये दस भी आ वेख की हुण तू मैनू वेंदा तो पिया सारा कुछ वीडियो तो पता नहीं ये जुर्म है ये गदागरी करना लाहौर शहर में? वेखदा तो पिया मैनू हुण वेखा सारा। तो आपके बच्चे नहीं है, आपको खिलाने पिलाने वाले, आपको आपका ख्याल रखने वाले, आप इतने ज़ईफुल उम्र में स्टिक पकड़ के एक इशारे पे? ज़ईफ उम्र है, मेरे को नहीं कोई कमावन वाला, मेरा बंदा पाओ तो है। और काम नहीं कर सकती माँ जी आप? नहीं, मेरे तो होंदा काम। जी अरमला, आपने देखा ये एक बुजुर्ग खतून थी जो एक इशारे पर मांगती हुई आपको दिखाई दी। तो आपने अभी इस माँ जी की गुफ्तगू सुनी, पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ कर रही है वो भी आपको दिखाते हैं, आइए।
जी तो नाजरीन, आपको हमने दिखाया गदागरी के ट्रिक्स दिखाए, गदागरी कैसे की जाती है और ये कौन सा पेशावर लोग हैं जो गदागरी में मुलव्वस हैं और इसको कैसे जो है वो देखा जाता है। पुलिस इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर रही है और कितनी पुलिस ने अभी तक कार्रवाइयाँ कर ली हैं गदागरों के ख़िलाफ़। इस वक्त मेरे साथ एसपी सिटी काजी अली रज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। दूसरा ये बताइएगा कि अभी तक गदागरों के ख़िलाफ़ सिटी डिवीज़न में अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हो गई हैं और इनको आपने SHOs को कहा है या कैसे पकड़ते हैं आप इनको, ये बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। पेशावर गदागरी और उसके अलावा जो एडिक्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ लाहौर पुलिस ने तकरीबन पिछले 3 महीने से जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ किया हुआ है। जहाँ तक एडिक्ट्स की अगर बात करें, साथ ही मैं ऐड करता जाऊँ, एडिक्ट्स हमारे पास जो सिटी डिवीज़न के एरियाज़ हैं जिसमें दाता साहब है, इसके अंदर आपके वार्ड सिटीज़ के जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा ग्रेटर इकबाल पार्क है, उसके अलावा रेलवे स्टेशन यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे गदागर और एडिक्ट्स वो काफ़ी तादाद में जो है, लारियाडा भी सिटी डिवीज़न के हदूद में आता है, तो काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। तकरीबन 3 महीने से हम अपनी जो है वो कार्रवाइयाँ जो है जारी किए हुए हैं और वो सिलसिला जारी है उसी तरीके से। तो नंबर ऑफ़ FIRs जो है हमने रजिस्टर की हैं, जिसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल बेगर्स बल्कि जो एक पीछे उनको चलाने वाले हैं और उनको पैटर्नाइज़ करने वाले हैं और उनको जो है वो इस चीज़ पे लगाने वाले हैं, जो इस पूरे कारोबार को मैनेज कर रहे हैं, उनकी तरफ भी हम तक पहुँचें और मल्टीपल केसेस उन पे, जैसे मैंने बताया, रजिस्टर कर चुके हैं। जहाँ तक छोटे बच्चे हैं और बच्चियों का ताल्लुक़ है, तो ये प्रैक्टिस हमारे पास है कि हम इन बच्चों को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसमें ज़रूर हम इन बच्चों को जो है वो एडमिट कराते हैं। तो वो एक पूरा निज़ाम है और पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि ऐसा तरीके से बच्चों की जो है वो देख रेख कर रहे हैं, तो उनके पास हम ज़रूर इनको जाके जमा कराते हैं। लेकिन जहाँ तक ये छोटा मोटा कारोबार और सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो इस ज़ुमरे में फ़िलहाल जो है वो नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आपने SP सिटी काजी अली रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि जो पेशावर गदागर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो महकमाना तौर पर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस की जानिब से भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं जो पेशावर गदागर हैं। तो नाज़रीन, आपने आज के इस चंक में देखा कि हमने पेशावर जो गदागर हैं वो आपके सामने रखे कि वो कैसे किन ट्रिक्स के साथ जो है वो गदागरी करते हैं और पुलिस उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर रही है। सारी आपने सूरत हाल जानी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। वैसे तो ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर बार बार बात होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कुछ नई रिसर्चेस आती हैं जो हमें बहुत हैरान भी करती हैं, परेशान करने वाली बातें भी होती हैं इसमें। एक रिसर्च के मुताबिक जो खूबसूरत नज़र आने के लिए हम मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा नेल पॉलिशेस हैं, हेयर स्प्रे हैं, ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो आम ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें एक ऐसा केमिकल मौजूद है जो आगे फर्दर जाके आपको जो कह ले बांझपन, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, इसके साथ साथ डायबिटीज़ है, दीगर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाता है। आप जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमें बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं होती और ये तो आम रूटीन का हिस्सा है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जो ख़तरा है इन चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत सारे मसाइल की तरफ ये लीड करता है, ये क्यों है, इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए और आजकल ख़वातीन के अंदर जो इनफर्टिलिटी है उसकी क्या वजूहात हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्यों आती हैं, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर समीना हक हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनी हैं, इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहिब आपको। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो उर्मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर साहिब, और ये जो नई रिसर्च आई है इट्स वेरी अलार्मिंग। हमें रियलाइजेशन ही नहीं है, हम तो आम ज़िंदगी में ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसमें किसी केमिकल की मौजूदगी का होना और इसे फर्दर इनफर्टिलिटी और डायबिटीज़ और दीगर चीज़ों की तरफ लीड करना, इट्स वेरी अलार्मिंग। इट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग।
और आपने नोट किया होगा मिला कि पिछले एक डेकेड में PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस जो औरतों की बीमारियां हैं वो एकदम से पीक लेवल पे चली गई हैं। हर बच्ची फेशियल हेयर, इंक्रीज इन वेट, मेंटल डिसऑर्डर्स। फिर हमारे पास जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आते हैं मेल बच्चे आते हैं हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, एजोस्पर्मिक स्पर्म्स हैं ही नहीं हैं, तो वो इतने स्ट्रक्चरली वो इतने ख़राब हैं कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस रिसर्च में यही आया है कि जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉयज़ में रोल ऑन्स हैं, बहुत ज़्यादा परफ्यूम है, और परफ्यूम्स में थैलेट्स होते हैं। वो थैलेट्स हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स हैं। और ये आपको पता होगा कि पूरी बॉडी जो है वो ट्रांसमिटर्स, केमिकल ट्रांसमिटर्स के ऊपर चलती है। बिल्कुल ठीक। यानी नर्व्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो एक हार्मोन आएगा, वो उसको बताएगा कि तुमने इंसुलिन बनानी है। थायराइड में एक हार्मोन आएगा, वो एक केमिकल वहाँ पे रिसेप्टर होगा, उसको वो सिग्नल देगा। तो ये सारे केमिकल सिग्नल से पूरी बॉडी चलती है। अब ये जो आपके मेकअप हैं, परफ्यूम्स हैं, रोल ऑन्स हैं, और भी बेशुमार हैं। अभी तो हम मेकअप की बात कर रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रही हूँ, लेकिन हम अभी थोड़ी देर में और भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, और केमिकल जो भी प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे हैं उनको टोटली हैवक क्रिएट कर देती हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चियाँ हमारी बहुत जल्दी मेकअप का इस्तेमाल शुरू कर दिया उन्होंने। अब 7-8 साल की बच्ची ग्लॉसेस, ये सारी चीज़ों के बगैर बाहर ही नहीं जाती। बिल्कुल, टेंट एंड ऑल दैट, ये सब चल रहा है। फिर आप टूथपेस्ट में देख लें, वहाँ पे इतना बुरा उसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल है जो कि फिर हार्मोन डिस्ट्रप्टर है टूथपेस्ट के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर, यस। और उसके अलावा लिपस्टिक्स हैं, आपकी मस्कारा है, हर चीज़ है, इनमें पैराबेन्स हैं, थैलेट्स हैं। फिर उसके अलावा सम ऑफ देम आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, इसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक डला होता है, इसके अंदर पेट्रोलियम डला होता है, पेट्रोलियम जेलीज होती हैं। पहले ज़माने में बीज वैक्स के साथ लिपस्टिक्स बनती थी और वो बिल्कुल हार्मलेस थी। अब आप यकीन करें कि मैं ये सारा लिटरेचर देख रही थी, तो अमेरिकन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सारे पॉलिटिशियंस ओन करते हैं। और एक एज इनको परफ्यूम बनाने वालों को ये है कि दे नॉट सपोज टू राइट ऑन द बॉटल के उसके अंदर क्या, वो कहते हैं जी ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट है, इट्स अ सीक्रेट ingredient and that is a chemical and that disrupts your hormones। ये फाइब्रॉइड्स कर रही है, एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस। 12 साल की बच्ची कल अल्ट्रासाउंड कराने आई, इतना सा साइज यूट्रस का होता है, उसका इतना बड़ा यूट्रस था। सो these are xenoestrogens, बॉडी तो ईस्ट्रोजन पैदा करती है। ये जो हार्मोन डिस्रप्टर्स हैं ये स्ट्रॉन्गर ईस्ट्रोजन्स हैं, और वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स पे जाके और वो फिर अपना काम करते हैं। फिर आप प्लास्टिक्स को ले लें, प्लास्टिक्स ने तो हैवक क्रिएट किया हुआ है हमारी एनवायरनमेंट में। फिर आपके जो ये केमिकल है, जैसे हम ये हवा अब इस वक्त जो कमरे की हम इनहेल कर रहे हैं, इसमें हार्मोन डिस्रप्टर्स हैं, क्योंकि ये कार्पेट इंडस्ट्री, ये PVCs और ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम इनहेल कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, हम करें क्या? मतलब हर चीज़ में अगर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, और आप यू सो राइट कि बहुत अर्ली एज में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस अब आना शुरू हो गई हैं, बच्चियों को भी, इवन बच्चों को भी। सो क्या किया जाए? वो मैं आपका सवाल बाद में लेती हूँ, लेकिन जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ वो ये है कि ये प्लास्टिक्स और ये केमिकल्स और ये हार्मोन डिस्रप्टर्स ये जाके बच्चियों की ओवरीज में एग्स की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। उसके अंदर हर चीज़ केमिकली ट्रांसमिटेड है ना, तो कंजेनिटल एनॉमलीज बच्चों में, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर ये जो सारे बोलने के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर जो आपकी बोलने की एबिलिटी है, ऑडिटरी, हर चीज़, हर ग्लैंड जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये एनवायरनमेंट में है, हमारी डाइट में है। अब डाइट में तो आप प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स, ये जो टी बैग्स आप इस्तेमाल करते हैं, आप माइक्रो प्लास्टिक्स इतने इसमें पी जाते हैं डेली कि आपकी सोच है या एंड प्लास्टिक की बोतलों में पानी, माइक्रो प्लास्टिक्स आप पी रहे हैं। अभी एक अमेरिकन रिसर्च आई है
कि बच्चों में जो इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, दे कलेक्टेड दोज बॉयज़ एंड दे फाउंड कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इन देयर मेल जेनिटल पार्ट्स। तो ये प्लास्टिक जो है ये क्या क्या हैवक प्ले कर रहा है। हम तो एनवायरनमेंट पे ही बात करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कितना नुकसान कर रहा है प्लास्टिक, जिसको हम कह रहे हैं जी इतना डायबिटीज़ कभी भी नहीं हुआ था, इतना थायराइड का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था, इनफर्टिलिटी तो कभी हुई नहीं थी। और अब यहाँ पे अमेरिका में भी, और यहाँ पे अब हम करेंगे, लेकिन अमेरिका में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के क्लब्स बन गए हैं। अब वो औरतें वहाँ जाती हैं, एक दूसरे को कंसोल करती हैं, यानी इतनी एनवायरमेंटल वहाँ पे डिस्ट्रप्शन है। तो हमारे यहाँ तो वर्स्ट है, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ओवरीज जो हैं वो दे शुड बी दैट बिग। अब वो उसके साथ जो इंसल्ट उनकी हो रही है वो बिल्कुल छोटी छोटी हो रही है। आप छोटी सी बच्ची का अगर अल्ट्रासाउंड करके देखें तो ओवेरियन रिजर्व ही ख़त्म होता जा रहा है। ओवेरियन रिजर्व अल्लाह सुब्हानो तआला दे के भेजते हैं जब बच्ची दुनिया में आती है। तो अगर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो तो ओवेरियन रिजर्व तो ख़त्म हो जाएगा बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अब और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? ये तो हमने कॉस्मेटिक और दीगर चीज़ों की बात की है, और उसके साथ साथ फिर वो सॉल्यूशंस की तरफ भी हम आए, आप बताइएगा प्लीज़। सॉल्यूशन में ये है कि देखें कोकोनट ऑयल जो है, इतनी खूबसूरत भीनी भीनी कोकोनट की खुशबू आती है उसमें। आई हैव नेवर यूज्ड एनी लुब्रिकेशन अदर देन कोकोनट ऑयल। अच्छा, बिल्कुल चेहरे पे भी रात को लगा के सो जाएं आप, वो नरिश करता है आपको, और वो इतना खूबसूरत लुब्रिकेंट है और उसकी स्मेल इतनी खूबसूरत है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल, कुछ लोगों को उसकी स्मेल पसंद नहीं, लेकिन कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड। फिर ये जो चुकंदर का अगर आप रस निकाल लें और उसको थोड़ा सा आप हीट अप करें तो वो थोड़ा अगर गाढ़ा हो जाए, आप लिप्स पे लगाएं, पिंक लिपस्टिक बन जाएगी, उसके ऊपर कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। फिर हमारी माएँ वो सक इस्तेमाल करती थी, एक वो होती थी, छाल होती थी एक दरख्त की, तो अगर आप वो थोड़ी देर के लिए लिप्स पे लगाएं तो वो ब्राउनिश सी लिपस्टिक लग जाती है, उसके ऊपर आप कोकोनट ऑयल लगा लें, बीज वैक्स लगा लें, कुछ भी लगा लें। उसके अलावा आप अपनी हेल्थ इतनी अच्छी करें कि योर चीक्स आर रेड, बिकॉज almost 90 to 95% of girls in Pakistan are deficient in iron. आयरन पूरा नहीं है उनका, ठीक है। बाकी खून, पेट के कीड़े चूस जाते हैं, मच्छर पी जाते हैं, फिर वो उनको अपनी डाइट का पता ही नहीं है कि आयरन किस किस चीज़ में है और वो कैसे। अगर आप आयरन खा के चाय पी लेंगे तो आयरन तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अच्छा। अगर आप खाली पेट नहीं लेंगे, खाना खाने के बाद लेंगे, तब भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए बच्चियों को तो बहुत ज़रूरत है अपनी हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना। तो दे आर डेफिशिएंट इन आयरन, दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। धूप में नहीं जाती कि रंग ख़राब हो जाएगा। हड्डियाँ टूट रही हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ रहा है। देखें, अब हर चीज़ हार्मोन डिपेंडेंट है, ओव्यूलेशन से लेके, कंसेप्शन से लेके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो डिलीवरी में शुरू होती हैं, यूट्रस का माउथ जैसे खुलता है, नॉर्मल डिलीवरी। लोग मुझसे पूछते हैं जी सिजेरियन का रेट क्यों बढ़ रहा है? हर चीज़ तो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और हर हार्मोन हमने डिसरप्ट कर दिया है अपने इस मतलब क्या कहना चाहिए, बेफ़ायदा ही कहूँगी, मेकअप, ये जो सारे आप यूज़ करते हैं, और फिर ये जो सनस्क्रीन्स हैं, जितनी वो डेंजरस हैं आपकी सोच है। मुझे तो डर लग रहा है, हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही बात है कि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सके मैक्सिमम जितना। एंड शी इज़ सो राइट कि आजकल इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं अर्ली एज के अंदर, इवन वो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, कि आप फॉर द लॉन्गर रन वो चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट होती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीना हक हमारे साथ मौजूद थी जी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनी, इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं, और इन्होंने बताया है कि आम ज़िंदगी में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फॉर द लॉन्गर रन हमारी सेहत के ऊपर, हमारे हार्मोन्स के ऊपर इतना वर्स्ट इम्पैक्ट डाल रही हैं, और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। हम कोशिश करेंगे मज़ीद इस पर और भी बात करें आइंदा आने वाले शोज़ के अंदर। अभी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एज एन आर्किटेक्ट। एजाज़ मलिक मेरा नाम है, कानपुर कटोरा से मेरा ताल्लुक़ है। कराची यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैं पेरिस चला गया। तो पेरिस में इंटीरियर डिज़ाइन स्पेशलाइज्ड डिग्री मैंने की, फिर फर्नीचर डिज़ाइन की जिसमें मेरा एमफिल है, और फिर आर्किटेक्चर को मैंने वहाँ पढ़ा एज फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होल्डर। मैंने अपने तौर पे अपने आप से जो वादा किया, इट वाज नॉट सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू एनीवन, ये मेरे अपने साथ वादा था कि आर्किटेक्चर की एक स्पेस बनाई जाए जिसमें वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ाते हैं वो नज़र आएँ और वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सके। तो ये घर जिसका नाम अब पड़ गया है के हाउस, कन खजूरा हाउस, इसके अंदर आर्किटेक्चर की वो तमाम खूबियाँ हैं जिनके ऊपर हम 5 साल लगाते हैं उनको समझने के लिए। जब आप इस घर को देखते हैं, अभी हम विज़िट करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जाना पहचाना हमारी ही कोई चीज़ है। आपको अगरचे इसमें मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन आपको ये एहसास हर कदम पे होगा कि ये हमारे कल्चर से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे मटेरियल से, हमारे रहने के तरीके से, हमारा ताल्लुक़ जो ज़मीन से, आसमान से, सूरज से, चाँद से, चांदनी रात से, सावन भादों की बारिशों से, वो सारा कुछ इसके अंदर इसका हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर परनाले देखेंगे तो जब बारिश होती है तो परनाले काफ़ी देर तक बाज़गश्त के तौर पे पानी फेंकते रहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार एक वाटर म्यूज़िक जो है वो इस घर से इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये घर जो है ये एग्ज़ाम्पल है उन चीज़ों की जिनको हम इग्नोर करते हैं और वो रीडिज़ाइन होकर वापस आ गई। हमने जो बातें अभी थोड़ी देर पहले की हैं वो चीज़ें मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको डिटेल का भी अंदाज़ा हो जाएगा और बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इलस्ट्रेट हो जाएंगी आपके सामने। तो आप समझें कि ट्रेडिशनल पोर्च बनाने की बजाय हमने एक ऐसी जगह बनाई जो मल्टी फंक्शनल है, और इसमें हर तरह की पार्टी भी हो सकती है, गैदरिंग भी हो सकती है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटसाइड कैफ़े एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं अभी। अच्छा, इसके नाम का जैसे मैंने अभी बताया था कि कन खजूरा है, तो क्योंकि इसके कमरे जो हैं जो आप ऊपर देखेंगे वो आधे घर के अंदर हैं और आधे घर के बाहर हैं। तो जब वो घर से बाहर निकले अपने मेन वॉल्यूम से, तो उनको नीचे से टांगें चाहिए थी, और वो जिसको हम कन खजूरा कहते हैं ना, उसकी कोई कुछ लोग कहते हैं 100 टांगें हैं, कुछ कहते हैं 1000 टांगें हैं। तो इस घर के अंदर जो है ना वो मिली पैड वाली टांगें मौजूद हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हाँ, इसमें लॉन वगैरह नहीं है। तो हम पौधों के बारे में, वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरा आइडिया इसमें ये था कि बजाय उसके कि आप एक हिस्से में घास उगा दें और उसको फिर एसी वाले कमरे में बैठ के सिर्फ देखते रहें, तो उसकी बजाय आप अपने आप को बाहर ले आएँ और जहाँ जहाँ जाएँ गार्डन आपके साथ मूव करता जाए। तो आप देखेंगे ये पहला एक फ्रैगमेंट है, उसके बाद एक और फ्रैगमेंट है, उसके बाद एक और फ्रैगमेंट है। तो जो आप जाते हैं गार्डन आपके साथ मूव करता रहता है, आपको याद दिलाता रहता है वेजिटेशन की, जो कि नेचर की सबसे बड़ी नेमत है। और एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी प्लांट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है एवर चेंजिंग क्वालिटी, जो एक ख़ामोश लैंग्वेज में पौधे हमसे कहते रहते हैं कि आप इंसान भी हमेशा आहिस्ता आहिस्ता वक्त, हालात, मौसम और सीजन्स के मुताबिक और अपनी एज के मुताबिक अपने ख़यालात भी बदलते जाएं और अपना बिहेवियर भी बदलते जाएं। और दरख्त अगरचे एक जगह पे रुके रहते हैं, लेकिन उसमें ये सारा प्रोसेस बहुत इंटेंस तरीके से वो हर साल एक्सप्रेस करते रहते हैं, और कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, उनके पत्ते भी रिपीट नहीं होते, हर पत्ता यूनिक होता है। तो हम आगे चलें मेरे ख्याल में। और ये चीज़ नोट करने वाली है आम पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी। और मैं ये चीज़ें जब आर्किटेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ
तो रिपीट करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के जहन में रहे, और वो ये है कि जब आप स्पेस के अंदर हैं तो आपको लगे कि नेचर बहुत ज़्यादा और बहुत नफीस तरीके से आपके सामने है। और इस जगह पे जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कन खजूरे की जो टांगें हैं वो ये नज़र आ रही हैं आपको, और जो खिड़कियाँ हैं उनको कंसीव करते हुए ये ज़रूर जहन में रखा गया है कि हर खिड़की के बाहर एक दरख्त होगा जो लाइट को भी नहीं रोकेगा लेकिन ग्रीनरी को इंट्रोड्यूस करता रहेगा, और 2 वॉल्यूम के दरमियान में लाइट भी आएगी जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रही है हर दफ़ा। सीढ़ी जो है इसको भी उसी तरह से कंसीव किया गया है कि आर्किटेक्चर जो है वो सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि देखने की भी है, छूने की भी है, और एक ख़ास तौर पे अपनी यादाश्त में एक्सपीरियंस के तौर पे प्रिजर्व करने वाली भी है। तो पूरा घर क्योंकि एक मुजस्मे की शक्ल में बनाया गया है, इसकी सारी फॉर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से बातें भी कर रही हैं और एक दूसरे को अपने आप को दिखला भी रही हैं। तो ये सीढ़ी नॉर्मली आप देखें जो ग्राउंड को रूफ टॉप तक कनेक्ट करती है वो एक घिसी पिटी सी सीढ़ी होती है जो डिज़ाइन कोई नहीं करता बल्कि एक वेल्डर डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पे ये सीढ़ी जो है इसमें आपको लगेगा कि एक स्कल्पचरल क्वालिटी भी है और कहीं से ये मोनोटनस नहीं है। आप इसके अंदर होते हैं तो बड़े आराम से बाहर भी देख सकते हैं और बड़े आराम से आप ऊपर भी जा सकते हैं, और ये घर का एक एसेंशियल हिस्सा भी बन जाती है क्योंकि इसमें वो स्कल्पचरल क्वालिटी है जो वॉल्यूम और ट्रांसपेरेंसी की वजह से है। तो आप इसमें बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और ये घर में एक एलियन चीज़ नहीं है बल्कि उसका एक बहुत जिसको आप कहते हैं हारमोनियस चीज़ है ये। अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि उनको एक्सप्लेन किया जाए। एक तो ये है कि दोनों घर के दोनों तरफ जो गलियाँ हैं उनका अपना एक मिजाज है और उस मिजाज में वो चीज़ें हैं जो हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, मेरे अपने हाथ का प्रिंट है, इम्प्रिंट है बल्कि, जिसके ऊपर इस घर की बनने की तारीख़ और मेरे सिग्नेचर भी हुए हैं। तो ये सिग्नेचर जो है ये पहली दफ़ा मैंने नहीं किए बल्कि ये एक तरह से आप समझें एक ट्रिब्यूट है एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को जो फ्रेंच है और उसका नाम है लुक कॉर्बुज़िए। तो उसने अपनी चंद बिल्डिंग्स पे किया था, मैंने ये अपने लिए किया, लेकिन साइलेंटली ये उसकी तारीफ़ भी है, एक ट्रिब्यूट भी है उसके लिए। इस जगह पे जहाँ पे हम रुके हुए हैं इसके ऊपर एक छोटा सा पूल है जिसमें हमने ये किया था कि जिस तरह आजकल बुर्जुआ हमारे यहाँ हमारे मुल्क पे बुर्जुआजी ने कब्ज़ा किया हुआ है, अरिस्टोक्रेसी बुर्जुआजी या अशराफिया आप कहते हैं, लेकिन उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो शरीफ लोगों से मुताल्लिक़ होती है। तो उनके यहाँ बहुत बड़े स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं जिस पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यहाँ पे हमने एक पूल बनाया जो 9-10 फुट है और चौड़ाई में मेरे ख्याल में होगा 5.5-6 फुट होगा। उसमें मज़ेदारी की बात यह है कि उसमें एक बेंच बना हुआ है और जब आप उस बेंच पे बैठते हैं तो यहाँ तक पानी आ जाता है और आपको लगता है कि आप बहुत बड़े पूल में हैं, थोड़ा सा फ्लोट भी कर सकते हैं। और वो हम हर गर्मी में उसको फिल कर लेते हैं और सावन के जो आम आते हैं उनको हम काट के एक ट्रे में रख लेते हैं, वो तैरता रहता है और हम वहीं बैठ के खा लेते हैं। तो ये एक लग्जरी है बड़ी अजीब किस्म की ऑन मिनिएचर डायमेंशन। तो ये एरिया जो है ये सारा उसके लिए है। वो हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे जब जाएंगे तो हम इसको देख सकेंगे, जो कि बहुत ही इंटेंसिटी के लिहाज से बड़ी मज़े वाली चीज़ है। अमूमन ये होता है कि घरों में हमारे पास क्लाइंट्स जब आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें बस सिर्फ सामने का फसाड जो है वो चाहिए, इसका मुंह माथा ज़रा बेहतर हो जाए घर का। तो ये भी एक इशू था जिसको मैंने अपने तौर पे इस तरह से रिज़ॉल्व किया है
कि घर का सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, बल्कि घर के 4 चेहरे होते हैं जो फसाड के तौर पे होते हैं। एक चेहरा ग्राउंड का होता है और एक चेहरा जो है वो छत का होता है। तो 6 चेहरे होते हैं घर के, और उनको हमने बहुत ख़ास तरीके से हर चेहरे को डिज़ाइन किया गया है, खूबसूरत होने के लिए नहीं, बल्कि जब आप प्लान बना रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर क्या फंक्शन होंगे और लाइट कैसे आएगी, व्यूज़ किस तरह से होंगे, और तब बदलते हुए मौसम में ये नेचुरल फिनोमेना घर के अंदर किस तरह काम करेगा। तो ख़ुद ब खुद खिड़कियों के साइज़ और कहाँ कहाँ पे खिड़कियाँ होनी चाहिए, किस फसाड पे। ईस्ट में मुख्तलिफ़ खिड़कियाँ हैं, साउथ में और मुख्तलिफ़ हैं, वेस्ट में और मुख्तलिफ़ हैं, और नॉर्थ में मुख्तलिफ़ हैं। तो ये 4 फसाड जो हैं ये ख़ास तौर पे लाइट को सामने रखते हुए और अंदर के सारे फंक्शंस को सामने रखते हुए बनाए गए हैं। ये खूबसूरती के लिए बिल्कुल नहीं है। और मेरा अपना यकीन ये है कि जब आप इंटेलिजेंटली कोई चीज़ करते हैं तो वो इंटेलिजेंस बहुत खूबसूरत होती है। तो आपको खूबसूरती को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फंक्शनैलिटी, क्रिएटिविटी और लॉजिक जो है और वो हिस्स जो है खूबसूरती की, उसको अगर सामने रखेंगे तो फसाड सारे खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये एरिया जो कि वेस्ट साइड है, सूरज इस तरफ डूबता है, यहाँ पे 2 टेरेसेस हैं, पंखे वंखे भी लगे हुए हैं, हमने उतार दिया इसलिए कि कोई एक वजह थी। लेकिन ये 2 टेरेसेस हैं जिनमें आप विंटर में इवनिंग्स को बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे वही उसी तरह से दरख्त, पौधे, खुशबू वो साथ है, और इस तरफ अंदर की जो स्पेस है उसके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और फिर वो जो जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि पुराने शहर में एक गली के अंदर आप घूम रहे हैं और घर भी हैं, फिर एकदम वो बहुत तंग हो जाता है और फिर खुला हो जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। एक और एलिमेंट जो बड़ी अहमियत रखता है इस घर में वो है पानी और वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं। तो ये एक छोटा सा पॉन्ड उसके लिए मैंने ख़ास तौर पे कंसीव किया था ताकि आप ऊपर जाते हुए भी इसको देखते हुए जाएं और जब इसमें फूल खिलें तो वो भी आप एंजॉय कर सकें। और इस तरह का एक बाहर भी है जिसमें वो पौधे ख़ास तौर पे उगाए गए हैं जो पानी में आसानी से उगते हैं और उनके मुख्तलिफ़ सीज़न्स में उनके फूल खिलते हैं जो कि इसकी घर की एम्बेलिशमेंट और इसकी ब्यूटी या एस्थेटिक्स में इजाफ़ा करते रहते हैं, जो कि एक बहुत मज़ेदार पॉइंट है। जनाब, आपको विजुअल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम अपने शो के अंदर म्यूज़िक को लेकर आए हैं और आखिरी सेगमेंट हमने सोचा कि आज हम अच्छा सा म्यूज़िक सुनेंगे और उसके लिए जिनका आप ये गाना सुन रहे थे, अहमद कमाल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये सिंगर भी हैं, अपने गाने खुद कंपोज करते हैं, लिखते भी हैं, एंड बाय प्रोफेशन ही इज़ अ बैरिस्टर। सो इन्होंने अपने म्यूज़िक, जो इनका शौक़, इनका पैशन था, उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल काम को भी लेके चल रहे हैं। सो आज हम आपकी मुलाकात इन्हीं से कराएंगे। अहमद कमाल तारिक हमारे साथ मौजूद है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो अपने म्यूज़िकल जर्नी के हवाले से बताएं, कब से गा रहे हैं और बाय प्रोफेशन यू आर अ बैरिस्टर? Yeah, I've been singing for 2 years now. प्रॉपर मैंने अपना जो गाना निकाला था वो 2 साल पहले मेरा एक गाना आया था तू मेरा के नाम से। और उसके बाद फिर बीच में ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ बैरिस्टर प्रैक्टिसिंग, मेरी अपनी लॉ फर्म है, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आई गॉट रियली बिजी, सो आई कुडंट रिलीज़ अनदर सॉन्ग। तो अब मैंने उसके बाद इस साल एक और गाना लॉन्च किया है विद द नेम ऑफ नादान पंछी, जो भी आपने प्ले भी किया, और अभी इस साल इंशाल्लाह ताला 2-3 और गाने भी पाइपलाइन में हैं जो कि ओरिजिनल निकलेंगे। तो कैसा रिस्पॉन्स है इस गाने का? अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक तो हमने कोई मार्केटिंग उस तरह से नहीं की है एंड इट्स बिन वेरी ऑर्गेनिक, तो आई थिंक इट्स गुड। एंड आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें भी इसी गाने के तवस्सुत से याद किया और इधर बुलाया।
तो ये है कि इसी तरह से लोग जब नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, सुनते हैं, कोई चीज़ अगर उनको अच्छी लगती है तो लोगों का प्यार ही होता है जिसकी वजह से वो प्रमोट होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली सिंगिंग का हर एक का अपना म्यूज़िक का टेस्ट होता है, जॉनरा होता है। आप किस तरह का म्यूज़िक प्रेफर करते हैं या बनाते हैं? लिखते भी खुद हैं, कंपोज भी खुद करते हैं? जी, मेरा बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्टिंक्टिव म्यूज़िक है। सो जो भी चीज़ म्यूज़िक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान लिख रहा होता है और कंपोज कर रहा होता है उसको आमद हो रही होती है कोई ना कोई। तो वो एक आपकी अपनी इंटरनल फीलिंग है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, और बहुत सारे लोगों के सिमिलर हैं। सो पीपल रिलेट टू इट। तो एक आर्ट फॉर्म है जो कि एक एक्सप्रेशन है ऑफ योर इनर फीलिंग्स एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस यू हैव डन ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ। तो वो एक चीज़ है जो कि मैंने देखी है और उसी चीज़ को मैं लेके चलता हूँ, उसी तरह से मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो बस प्योर और रॉ होना चाहिए, जो भी आपको उस वक्त आमद जी, हो रही जिस हो। तरह से भी हो परफेक्ट। रही हो। तो अहमद, हमें कुछ सुनाए लाइव अपना। अभी तो हमने आपका एक गाना सुना है, लेकिन अगर अभी हमारे देखने वालों को कुछ सुना सकें? बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। ये इसी गाने की कुछ लाइंस आपको ज़रूर। सुना देता हूँ। आएगी धूप और बारिशें भी, होंगी पूरी तेरी ख्वाहिशें भी, तू जो हो संग तो क्या मांगू मैं अब, मेरा जहां तू तो मेरा है सब, किसी एक दरिया के हम हों किनारे, तुझे गौर से देखेंगे सब सितारे, नादान पंछी हैं चलो उड़ चलें कहीं, इन वादियों में दूर और गुम रहे वहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एवं मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन होता है कोई ना कोई, पाकिस्तानी सिंगर्स में या वैसे भी कोई आपको बहुत पसंद हो, जिसका म्यूज़िक आपको बहुत पसंद हो? मुझे एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, हमारे काफ़ी सारे लेजेंड्स हैं। आई थिंक एवरी सिंगर जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं से उस्ताद नुसरत अली खान साहब की जो है वो एक इंस्पिरेशन उसको मिल रही होती है। ऑब्वियसली उन तक रीच करना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये है कि उनके जो फील है वो फील ही जो है वो एक्चुअली हिट होती है। फिर मेहदी हसन खान साहब हैं जो लेजेंड्स के अंदर हैं। मॉडर्न एज सिंगर्स के अंदर जिस तरह आतिफ असलम साहब हैं, वो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, बिकॉज वी सॉ अ रॉ टैलेंट ऑफ पाकिस्तान कम फॉरवर्ड, और वो एक बड़ा रेयर केस सिनेरियो था। तो उस तरह से फिर एटलीस्ट बाकी लोगों को भी होप मिलती है कि हम लिख सकते हैं अच्छा, या अगर कोई चीज़ ऐसी सोच सकते हैं तो उसको हम भी एक्सप्रेस करें। सो काफ़ी सारे सिंगर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरे साथ जिन्होंने मेरा म्यूज़िक एक्चुअली म्यूज़िक प्रोडक्शन की है, जे अली भाई हैं। उनके मुझे गाने बड़े पसंद हैं, उनका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। और वो भी एक अभी तक जो है ना कुछ हद तक कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इस तरह से हैं लोग। अच्छा, जो कि अहमद मेरे पास टाइम कम है, मैं इनमें आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, लेकिन मैं जाते जाते अपने व्यूअर्स से इजाज़त तो ले रही हूँ। जी, मैं आपसे इजाज़त लूँगी क्योंकि अहमद से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। एंड में अहमद से हम गाना भी सुनेंगे। अहमद, आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारे देखने वालों को बताएं जो आपका म्यूज़िक वहाँ पर फॉलो कर सकें। जी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कमाल का इंस्टा। मेरे नाम के साथ ही वो एक्चुअली मेरा जो नाम है वो बचपन में मुझे थोड़ा सा लगता था जैसे कोई छेड़ है कि भाई आपने क्या कमाल किया है, तो मैंने फिर अब उसको ओन करना शुरू कर दिया। सो आई एम कंफर्टेबल इन माय ओन स्किन। सो अब कमाल का इंस्टा है, उसको भी देखें, और यूट्यूब मेरा अहमद कमाल तारिक है, तो काइंडली उस पर भी सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला और भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो आ रहा होगा। इन लाइन कुछ सुनाए अहमद हमारे। मेरा भी एक गाना अपकमिंग है इंशाल्लाह ताला, वो थोड़ा सा सैड सॉन्ग है ये, क्योंकि अभी बहुत पॉजिटिव और एक ट्रैवलिंग सॉन्ग था, इसके बाद एक सैड सॉन्ग है जो कि आ रहा है। बल्कि मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग है तू मेरा, उसका भी एक नया वर्जन अभी रिलीज़ हो रहा है वेरी सून। तो मैं उसकी कुछ लाइनें, जो एक और अगला गाना भी आना है इन द वर्क्स है, वो उसकी लाइन सुनाता हूँ। चंगियां रावासन जिन्ना उत्ते छावासन, नाल तेरे सासन बाहां विच बाहासन, वेख माही बिखर गया मेरा ख्वाब बिछड़ गया, सोचा दिन रात बह के मेरा सोना किधर गया। हो किधर गया
ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ। ਹੋਈ ਸੀ ਖਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੱਟੀ ਏ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਸੇ ਜਾਕਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਸੀਬ ਤੂੰ ਬਣਿਆ।